हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए BCOS 186 सब्जेक्ट कोड लाया हूँ, जिसका टाइटल है व्यक्तिगत विक्रय एवं विक्रय कला। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें प्रेम सर के द्वारा सिलेक्टेड 5 ईयर के PYQ के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लिया गया है। अगर आप इन सभी प्रश्नों की सही तरीके से प्रिपरेशन करके जाओगे तो मैं श्योर हूँ कि 100 में से 100 तक का लिख कर आओगे। यह वीडियो इग्नू जून और दिसंबर एग्ज़ाम 2026 के लिए खासकर के लिए बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन और आंसर की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, विक्रय बल प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? देखिए, विक्रय मतलब होता है किसी सामान को, किसी वस्तु, सेवा या संपत्ति को दूसरे व्यक्ति के पास बेचना या फिर सेल करना, उसी को हम विक्रय बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है विक्रय बल प्रबंधन प्रक्रिया की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। नहीं कहता है विक्रय बल जो है नहीं कि जो किसी वस्तु, सेवा या संपत्ति को दूसरे व्यक्ति के पास बेचना, जो उस कार्य है, उस काम है, उसका प्रक्रिया उदाहरण सहित व्याख्या करने बोल रहे हैं ना। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझ गए आप लोग। तो आंसर है विक्रय बल प्रबंधन, यानी कि उसका इंग्लिश है सेल्स फोर्स मैनेजमेंट। का अर्थ है किसी संगठन के बिक्री कर्मचारियों की योजना बनाना, भर्ती करना, प्रशिक्षण देना, मार्गदर्शन करना और उनके कार्य का मूल्यांकन करना, ताकि बिक्री के लक्ष्य प्राप्त किए जा सके। विक्रय बल प्रबंधन की प्रक्रिया, चलिए दोस्तों, आप समझेंगे फिर विक्रय बल यानी कि जो बेचने की प्रक्रिया है, सेल करने की प्रक्रिया है, उसका बल प्रबंधन की प्रक्रिया बताना है। नंबर 1, योजना बनाना यानी कि प्लानिंग करना, है ना। योजना बनाना यानी कि प्लानिंग करना। तो बिक्री के लक्ष्य तय किए जाते हैं और रणनीति बनाई जाती है। उदाहरण है, कंपनी तय करती है कि इस महीने में 1000 यानी कि 1000 यूनिट बेचना है। यानी कि यह योजना बनाया जाता है कि मान के चलो कि अगर 1000 अगर यूनिट अगर बेचते हैं तो उसमें आपका उसी को योजना बोलते हैं ना। उसमें आपका ये एडवांस भी कुछ मिलता है ना। जैसे कि भर्ती और चयन यानी कि रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन, है ना। उसके बाद योग्य सेलमैन यानी कि योग्य सेल्समैन की नियुक्ति की जाती है। यानी कि भर्ती और चयन का मतलब होता है किसी योग्य मैन, किसी जानकार आदमी, एजुकेटेड पर्सन को क्या करता है, भर्ती करता है, चयन करता है अपने कंपनी में, है ना। उसी का उदाहरण है कंपनी इंटरव्यू लेकर अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स वाले लोगों को चुनती है ना। यानी कि वो अपने कंपनी में स्किल्स वाले को, कोई एजुकेटेड पर्सन को अच्छे स्किल जिसके पास रहता है, उसका इंटरव्यू लेके उसको अपने कंपनी में चुनते हैं, है ना, या अपने कंपनी में ज्वाइनिंग करते हैं। 3 नंबर है प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग। उसको कंपनी में लेने के बाद बेटा उसको कुछ दिन जो है ना उसको ट्रेनिंग दिया जाता है ना। जैसे कि कोई भी कर्मचारी आता है अपने कंपनी में, सबसे पहले उसको ट्रेनिंग दिया जाता है 2-4 दिन, उसके बाद उसको सारा चीज़ सौंपा जाता है। जैसे कि यहाँ बताया गया है, कर्मचारियों को उत्पाद और बिक्री तकनीकों की जानकारी दी जाती है। ठीक है। उसके उदाहरण में देखिए, नए सेल्समैन को प्रोडक्ट की विशेषताएँ दिखाई जाती है। इससे पहले मैं बता चुका था। ठीक है। 4 नंबर पे आइए अब लोग, प्रेरणा यानी कि मोटिवेशनल यानी कि उसको बताया जाता है, इंसेंटिव बोनस आदि देकर कर्मचारियों को उत्साहित किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए उत्साहित कैसे किया जाता है, उसको मोटिवेट कैसे किया जाता है। जैसे मान के चलिए कोई 1 मंथ में अगर फिक्स कर देता है कि मुझे 1 साल आपको 1000 यूनिट आपको सेल करना है, तो 1000 यूनिट अगर उस टाइमिंग में, उस फिक्स टाइमिंग जो कंपनी देते हैं, अगर उसमें अगर वो काम कर लेते हैं तो कंपनी की तरफ से उसको बोनस दिया जाता है। यानी कि कंपनी टारगेट देते हैं, टारगेट अगर पार कर लेते हैं, कोई भी
उसका कर्मचारी तो उसको एडवांस दिया जाता है, यानी कि वो टारगेट पूरा करने के बाद उसको बोनस दिया जाता है। तो उदाहरण में वही है, टारगेट पूरा करने के पर बोनस देना। तो अगला पॉइंट नंबर पे है नियंत्रण और मूल्यांकन, यानी कि कंट्रोल और एवोल्यूशन, यानी कि उस कर्मचारी के बारे में, उसके बारे में अच्छे तरीके से प्रदर्शन की जांच करना, उसका जांच किया जाता है। कोई भी चीज़ है, मान के चलो कि यानी कि कोई चीज़ अगर पूरे महीने में सेल किया, पूरे साल में सेल किया, उसका जांच लिया जाता है कि आप कितना सेल किए हो, कितना बिक्री किए हो, उसका कितना बेनिफिट हुआ, उसी के बारे में जांच करता है। तो उदाहरण में वही दिया गया है, महीने के अंत में बिक्री रिपोर्ट दिखाना या देखना, है ना। अब आइए निष्कर्ष में। निष्कर्ष का मतलब होता है कि किसी बात या चर्चा या जांच का अंतिम परिणाम को निष्कर्ष कहते हैं, है ना। किसी अंतिम परिणाम को निष्कर्ष कहते हैं। तो निष्कर्ष में क्या दिया गया है, विक्रय बल प्रबंधन से कंपनी की बिक्री बढ़ती है और लक्ष्य आसानी से प्राप्त होते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन नंबर आपका खत्म हो चुका है। दूसरा नंबर पे आइए। यदि आपको अपनी पसंद के किसी उत्पाद को किसी संभावित ग्राहक को बेचना है, यानी कि आपका कोई पसंदीदा सामान को, कोई पसंदीदा जो वस्तु आपके पास, उस वस्तु को अपने संभावित ग्राहक को बेचना है, तो विक्रय को मूर्त रूप देने के लिए आप किन स्टेप्स या चरणों का अनुसरण करेंगे, यानी कि किस स्टेप्स का, किस कारण से आप किस मतलब उसके साथ किस तरह का व्यवहार करेंगे उस ग्राहक के सामने में। तो विक्रय प्रक्रिया में कौन सा सबसे प्रमुख चरण है और क्यों है, यानी कि जो बिक्री में या देने में उसको, उस आदमी को, उस ग्राहक को जो आप बेचेंगे या सेल करेंगे, उस ग्राहक को देने में कौन सा सबसे प्रमुख चरण है और है तो क्यों है, उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है। यदि मुझे अपनी पसंद का कोई उत्पाद किसी संभावित ग्राहक को बेचना हो तो मैं निम्नलिखित चरणों का पालन करूंगा। देखिए, अब यही चीज़ मैं आपको पहले बताया था कि किसी पसंदीदा चीज़ को अगर कोई चीज़ अगर सेल करेंगे या बेचेंगे तो इसका किस तरह से ग्राहक के सामने में वो अपना अनुभव दिखाएंगे, अपना ये बात रखेंगे, है ना। तो वही चीज़ है। चलिए, एक नंबर पे आइए, संभावित ग्राहकों की खोज, यानी कि प्रोस्पेक्टिंग, है ना। तो कहता है सबसे पहले सही ग्राहक की पहचान करना आवश्यक है। बस ये, कोई भी अगर कोई चीज़ अगर आप बेचेंगे या सेल करेंगे तो उसको, उससे पहले आप ग्राहक को जांचेंगे कि ग्राहक मेरा किस टाइप का है, किस तरह का है, किस लेवल का है ना, जिसे उस उत्पाद की ज़रूरत हो, है ना। आगे चलिए, 2 नंबर पे तैयारी, यानी प्रिपरेशन। ग्राहक की ज़रूरत, पसंद और बजट को समझकर पहले से योजना बनाना। जाहिर सी बात है, अगर हर तरह का ग्राहक आता है, कौन सा ग्राहक कैसा होता है, उसको अपने तजुर्बे से उसको पहचाना जाता है कि ये कस्टमर किस तरह का होना चाहिए, मतलब अनुमान लगाता, अपना कॉन्फिडेंस दिखाता वो। अब चलिए नंबर 3 में, संपर्क स्थापित करना, यानी कि अप्रोच। ग्राहक से निम्र, यानी कि विनम्र, यानी कि सॉफ्ट मन से बोलना, अच्छे से बोलना, रिस्पेक्टफुल से बोलना और आत्मविश्वास पूर्ण तरीके से संपर्क करना, अच्छा पहला प्रभाव बनाना। यानी कि कहता है कि ग्राहक के सामने एक, हम लोग जानते हैं कि ग्राहक को भगवान के रूप माना जाता है ना। तो उसी तरह मान के चलो ग्राहक आते हैं तो उसको रिस्पेक्टफुल से बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, ताकि मेरा ग्राहक मोटिवेट हो जाए और हमारा सामान वो अच्छे रेट में दे पाए। नंबर 4 में प्रस्तुतिकरण, है ना। जैसे कि उसका इंग्लिश है प्रेजेंटेशन, है ना। उसके बाद हिंदी है, उसका आंसर है उत्पाद के गुण, लाभ और उपयोगिता को स्पष्ट और आकर्षक तरीके से बताना। यानी कि कोई सामान है आपके पास, आप सेल कर रहे हैं, उसके बारे में अच्छे तरीके से बताना, उसका तारीफ़ करना, उसका गुण बताना, उसका कार्य को बताना, तभी आपका सामान को वो पसंद करेंगे, तभी आपका सामान को वो लेंगे, है ना। अब आइए पॉइंट नंबर पे, आपत्तियों का समाधान, यानी कि हैंडलिंग
है ना। आपत्तियों का समाधान यानी कि हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, ग्राहक की शंकाओं और सवालों को धैर्यपूर्वक समझकर उनका समाधान करना, यानी कि वो किस मूड में है, किस तरीके से वो व्यवहार कर रहे हैं शॉपकीपर या दुकानदार या बिजनेसमैन के साथ, तो उसको मोटिवेट करके उसको समझ के जो शंकाएं हैं, उसका सोच क्या कहता है, उसके बारे में समझ कर उनका समाधान करना, उसके जो है अकॉर्डिंग, कस्टमर के अकॉर्डिंग उसका समाधान करना, कोई चीज़ को दिलाना, मन अपना उसके और मोटिवेट करना। आगे 6 नंबर पे है विक्रय समापन, यानी कि क्लोजिंग द सेल, यानी कि ग्राहक को खरीद के लिए प्रेरित करना और सौदे को अंतिम रूप देना। अब यही चीज़ है, ग्राहक को खरीद के लिए जो प्रेरित करना कैसे, अब ये नहीं करना कि आप ले लो, ऐसा नहीं करना, आपको मोटिवेट करना है उसको, यानी कि ग्राहक को ऐसा बात बोलना है, ऐसे बात बोलना है ताकि वो आपके बातों से, आपके लैंग्वेज से वो मोटिव हो जाए कि नहीं हाँ ये सच कर रहे हैं, या ये अच्छा शॉपकीपर है, अच्छे दुकानदार है ना। तो चलिए अनुवर्ती क्रिया, यानी कि अनुवर्ती क्रिया क्या है, जैसे फॉलोअप, बिक्री के बाद ग्राहक से संपर्क बनाए रखना ताकि संतुष्टि सुनिश्चित हो और भविष्य में संबंध मजबूत हो। जैसे कोई ग्राहक आते हैं कि बहुत ग्राहक ऐसा होते हैं कि एक बार ले लेते हैं, दूसरी बार नहीं आते, वो होते हैं अपना जो फॉलोअप होता है उसी के कारण होता है कि क्यों आते हैं या क्यों नहीं आते हैं। अगर आप फॉलोअप, आप यानी कि अनुवर्ती क्रिया जो उसके साथ अगर अच्छे से बना के रखेंगे तो वह आपके दुकान पे या आपके शॉपकीपर के आपके लगातार आते रहेंगे। अगर अच्छी व्यवहार रहा तो, अच्छी लैंग्वेज रहा तो, रिस्पेक्टफुल अगर आप कस्टमर को या फिर ग्राहक को इज्जत देते हैं तो वो बार बार आएंगे, लेकिन अगर इज्जत नहीं देंगे तो वो दोबारा नहीं आएंगे। तो ये भविष्य में संबंध मजबूत होता है अगर अच्छे तरीके से उसके साथ व्यवहार करते हैं तो। चलिए अगला स्टेप है सबसे प्रमुख चरण। अब भाई चरण में इसका प्रस्तुतिकरण होता है, जो प्रेजेंटेशन जो होता है वो कैसे होता है। यह कहता है कि यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि इसी में ग्राहक को उत्पाद के बारे में समझाया जाता है। ठीक है, यदि प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रभावी और स्पष्ट होगा तो ग्राहक का विश्वास बढ़ेगा और वह खरीदने के लिए अधिक प्रेरित होगा। इसलिए सफल विक्रय का आधार मजबूत प्रस्तुतिकरण ही है। चलिए निष्कर्ष में आइए। तो निष्कर्ष के बारे में पहले ही बता चुका था कि निष्कर्ष मतलब होता है कि जो अंतिम चरण होता है, कि सब सारा काम कर ले शॉपकीपर के लिए, अंतिम चरण जो होता है उसी के बारे में पूरे डिटेल से बताना, तो उसी को हम बोलते हैं निष्कर्ष। जैसे कि किसी बात का या चर्चा को या जांच को अंतिम परिणाम को देने को, उसी को निष्कर्ष बोलते हैं। तो विक्रय प्रक्रिया एक क्रमबद्ध और योजनाबद्ध प्रक्रिया है जिसमें हर चरण का अपना महत्व होता है। सही ग्राहक की पहचान से लेकर बिक्री के बाद की सेवा तक सभी चरण मिलकर सफल विक्रय सुनिश्चित करते हैं। विशेष रूप से प्रभावी प्रस्तुतिकरण और ग्राहक की ज़रूरतों को समझना विक्रय को सफल बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। चलो आई होप, मुझे लगता है आप लोग समझते ही होंगे और अच्छे से समझ लीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। एक सेल्समैन के लिए क्रेता व्यवहार को समझना प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की उदाहरण सहित आवश्यक है। व्याख्या कीजिए और क्रेता व्यवहार को व्याख्या कीजिए। आंसर है क्रेता व्यवहार, यानी कि बायर बिहेवियर का अर्थ है वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ग्राहक किसी उत्पाद या सेवा को खरीदने से पहले सोचता है। बस यही है, कोई भी कस्टमर, कोई भी ग्राहक है, कोई भी सामान लेने से पहले उसको सोचते हैं, देखते हैं, पकड़ते हैं कि ये सामान जो है हम लेंगे मेरे लिए कितना फ़ायदेमंद होंगे, है ना। तो जानकारी जुटाता है, निर्णय लेता है और ख़रीद के बाद उसका मूल्यांकन करता है कि ये मान के चलिए हमको कितने रुपए इस सामान में पड़ा, तो उसी के साथ वो मूल्यांकन करते हैं ना, निर्णय लेते हैं और ख़रीद के बाद वो मूल्यांकन करते हैं कि कितना रुपया, कितना बजट मेरे इस सामान में पड़ा है। एक सेल्समैन के लिए विक्रेता व्यवहार को समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि इससे वह ग्राहक की ज़रूरतों और पसंद के अनुसार अपनी बिक्री रणनीति बना सकता है। जाहिर सी बात है, कोई भी सेल्समैन
क्रेता व्यवहार को समझना बहुत आवश्यक है। कोई भी ग्राहक आते हैं तो उसको समझना जरूरी है। अगर नहीं समझ पाओगे तो आप सेल नहीं कर पाओगे। चलिए, क्रेता व्यवहार की प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक यानी कि फैक्टर्स, है ना। ये फैक्टर कारक का इंग्लिश से फैक्टर्स, है ना। चलिए, 1 नंबर व्यक्तिगत कारक यानी कि पर्सनल फैक्टर्स, जैसे आयु, आय, पैसा, जीवन शैली आदि। उदाहरण है, एक छात्र सस्ता मोबाइल पसंद करेगा जबकि एक प्रोफेशनल महंगा और फीचर वाला मोबाइल खरीदेगा। जाहिर सी बात है। देखिए, पर्सनल जो फैक्टर होता है इसमें क्या होता है, वो अपना मर्जी का मालिक होता है। कोई सस्ता वाला लेता है, कोई महंगा लेता है, अपना अपना चॉइस होता है सबका। हर कस्टमर का, हर ग्राहक का, हर इंसान का अलग अलग चॉइस होता है। मनोवैज्ञानिक कारक यानी कि साइकोलॉजिकल फैक्टर, है ना, जैसे प्रेरणा, धारणा, सीखना और विश्वास। जाहिर सी बात है, प्रेरणा मतलब सीखना, धारणा, सीखना और विश्वास। विश्वास किसके ऊपर होता है, कैसे होता है, इसके बारे में बताएंगे। जैसे उदाहरण है, यदि ग्राहक किसी ब्रांड पर भरोसा करता है तो वह उसी ब्रांड का उत्पाद खरीदेगा। जाहिर सी बात है, अगर हम एप्पल पे अगर हम विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं तो एप्पल हम खरीदेंगे। आईफोन पे हम ही रखेंगे या फिर वन प्लस में रखेंगे तो अलग अलग चीज़ है, अलग अलग चॉइस होता है हर किसी का, हर इंसान का। तो नंबर 3 में आइए, सामाजिक कारक यानी कि सोशल फैक्टर्स, परिवार, मित्र, समाज और सामाजिक स्थिति का प्रभाव। उदाहरण है, परिवार के सुझाव से ग्राहक कोई विशेष ब्रांड का टीवी खरीद सकता है। बात सही है, परिवार के सुझाव से अगर परिवार अगर सहमत है कि नहीं ऐसा ऐसा सामान खरीदो तो वो खरीद सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सांस्कृतिक कारक यानी कि कल्चरल फैक्टर्स, संस्कृति, परंपराएं और मूल्य भी खरीद को प्रभावित करते हैं। उदाहरण है, त्योहारों के समय लोग अधिक खरीदारी करते हैं। सही बात है, जब त्यौहार आते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ होते हैं मार्केट सब में, तो खरीदारी अधिक करते हैं। आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर्स, आय, बचत और खर्च करने की क्षमता। उदाहरण है, महंगाई बढ़ने पर लोग कम खर्च करते हैं। सही बात है। अब आइए निष्कर्ष के बारे में पहले भी बता चुका हूँ। क्रेता व्यवहार कई कारकों से प्रभावित होता है। एक सफल सेल्समैन वही है जो इन सभी कारकों को समझकर ग्राहक की ज़रूरतों के अनुसार सही उत्पाद प्रस्तुत करे, जिससे बिक्री बढ़े और ग्राहक संतुष्ट भी सुनिश्चित हो। अब एक क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं कि क्रय अभिप्रेरक यानी कि अभिप्रेरक से आप क्या समझते हैं। नहीं कहता है क्रय अभिप्रेरक से क्या समझते हैं। व्यक्तिगत उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। विक्रय में क्रय अभिप्रेरक के अनुप्रयोग एवं प्रकारों की जिये। क्रय अभिप्रेरक यानी कि बाइंग मोटिव से आशय उन कारणों या प्रेरणाओं से है जिनके कारण कोई व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा को खरीदने का निर्णय लेता है। सरल शब्द में हम क्यों खरीदते हैं, इसी का उत्तर क्रय अभिप्रेरक देता है। चलिए, व्यक्तिगत उदाहरण है। मान लीजिए मुझे एक मोबाइल फ़ोन खरीदना है। यदि मैं उसे ऑनलाइन क्लास या काम के लिए खरीदता हूँ तो यह उपयोगिता से जुड़ा अभिप्रेरक है। लेकिन अगर मैं महंगा ब्रांडेड फ़ोन सिर्फ स्टेटस दिखाने के लिए खरीदता हूँ तो यह प्रतिष्ठा यानी कि स्टेटस से जुड़ा अभिप्रेरक है। क्रय अभिप्रेरक के प्रकार यानी कि टाइप। तर्कसंगत अभिप्रेरक यानी कि इरेशनल मोटिव्स, ये ज़रूरत, कीमत, गुणवत्ता, उपयोगिता पर आधारित होते हैं। उदाहरण है, सस्ता और टिकाऊ उत्पाद खरीदना। नंबर 2 है भावनात्मक अभिप्रेरक, इमोशनल मोटिव्स, ये भावनाओं जैसे प्रतिष्ठा, गर्व, प्रेम आदि से जुड़े होते हैं। उदाहरण है, ब्रांडेड कपड़े खरीदना ताकि अच्छा महसूस हो।
प्राथमिक अभिप्रेरक, प्राइमरी मोटिव्स, बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उदाहरण भोजन, कपड़े, घर। बुनियादी का मतलब होता है जो नीचे से यानी कि शुरू से। अब बुनियादी मतलब क्या होता है कि जो आप भोजन यानी कि जो ज़रूरी होता है, कपड़े ज़रूरी होता है, घर ज़रूरी होता है ना। चयनात्मक अभिप्रेरक यानी कि सिलेक्टिव मोटिव्स, किसी विशेष ब्रांड या उत्पाद का चयन करना, उदाहरण कई विकल्पों में से एक खास कंपनी का मोबाइल चुनना, है ना। विक्रय में क्रय अभिप्रेरक का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन इन सेलिंग, सेल्समैन ग्राहक की ज़रूरत और भावना को समझकर उसी के अनुसार उत्पाद प्रस्तुत करता है। ऐसी बात है, सेल्समैन कोई भी है तो उसको कस्टमर को देख के वो तजुर्बा लगा के वो क्या करते हैं, वो समझ जाते हैं कि कस्टमर कितने का वो खरीद सकते हैं, है ना। तो वो सेल्समैन ने अपने ग्राहक की ज़रूरत और भावना को समझकर, उसका भावना और ज़रूरत को समझ जाते हैं, सेल्समैन अनुसार उत्पाद प्रस्तुत करता है। चलिए अगला स्टेप है, यदि ग्राहक तर्कसंगत सोचता है तो कीमत और गुणवत्ता पर जोर दिया जाता है। अब चलिए यानी कि तर्कसंगत मतलब होता है क्या? तर्कसंगत मतलब होता है समझदारी, बुद्धि, है ना। तो वो बुद्धि लगाता है, बुद्धि से समझदारी से सोचता है, तो कीमत और गुणवत्ता पर जोर दिया जाता है। ठीक है। अगला स्टेप है, यदि ग्राहक भावनात्मक है तो ब्रांड स्टेटस और डिजाइन पर ध्यान दिया जाता है। अगला स्टेप है, सही अभिप्रेरक को पहचान कर सेल्समैन आसानी से ग्राहक को प्रभावित कर सकता है। जैसे बात है, जब ग्राहक को वो अभिप्रेरक करके पहचान के सेल्समैन आसानी से ग्राहक को प्रभावित कर सकते हैं। अब निष्कर्ष में क्या पहले भी बता चुका था, निष्कर्ष मतलब होता है कि जो किसी चीज़ का परिणाम आता है लास्ट में सब कम करके, उसी को हम निष्कर्ष बोलते हैं। क्रय अभिप्रेरक ग्राहक के निर्णय का मुख्य आधार होता है। एक सफल विक्रेता वही है जो ग्राहक के अभिप्रेरकों को समझकर उसी के अनुसार अपनी विक्रय रणनीति अपनाए, जिससे बिक्री बढ़े और ग्राहक संतुष्टि भी सुनिश्चित हो। क्वेश्चन नंबर 5, पूर्वेक्षण और योग्यता में क्या अंतर है? विक्री प्रक्रिया में पूर्वेक्षण के प्रमुख तरीकों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। आंसर है, पूर्वेक्षण का अर्थ संभावित ग्राहक की खोज करना है, जबकि योग्यता का अर्थ उन संभावित ग्राहकों में से सही और उपयुक्त ग्राहकों का चयन करना। जैसे कि पूर्वेक्षण का मतलब ये होता है कि जो मान के चलिए जो संभावित ग्राहक, जो ग्राहक लेने वाले हैं या फिर कस्टमर कोई सामान लेने वाले हैं, जो उसको संभावित यानी कि संभावित ग्राहकों को खोज करना होता है। ठीक है। जबकि योग्यता का मतलब अर्थ होता है या मतलब होता है जो 5 या 10 ग्राहकों में से किसी एक ग्राहक को सही उपयुक्त ग्राहक का चयन करना, उसी को बोलते हैं योग्यता, है ना। आगे है, पूर्वेक्षण कौन खरीद सकता है, योग्यता कौन वास्तव में खरीदेगा। यानी कि जो कौन खरीद सकता है और कौन खरीदेगा, है ना। विक्रय का प्रक्रिया में पूर्वेक्षण के प्रमुख तरीके। नंबर 1, व्यक्तिगत संपर्क, पर्सनल कांटेक्ट। व्यक्तिगत संपर्क का इंग्लिश होता है पर्सनल कांटेक्ट। ठीक है। मित्रों, रिश्तेदारों या परिचितों से संभावित ग्राहक ढूंढना। यानी कहता है कि कोई रिश्तेदार है, कोई व्यक्तिगत संपर्क है या कोई दोस्त यार है, ठीक है, तो उसके जरिए से, उसके संभावित परिचितों से, है ना, अगर कोई ग्राहक आते हैं, कोई कस्टमर आते हैं, तो उसी को बोलते हैं व्यक्तिगत संपर्क। उसी को क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत संपर्क। तो उदाहरण में है, अपने जान पहचान के लोगों को उत्पाद के बारे में बताना। नंबर 2, रेफरल विधि, यानी कि रेफरल्स, उसका इंग्लिश होता है रेफरल्स, है ना। मौजूदा ग्राहकों से नए ग्राहकों के बारे में जानकारी लेना। जो ग्राहक अपने पास है, मान के चलिए जो ग्राहक मेरे पास सामान खरीदता है, ठीक है, अगर उस ग्राहक को हम पूछेंगे कि मेरा जो
दूसरे ग्राहक है तो वो सबको लाइए या उसके बारे में चर्चा करना है, जानकारी लेना, या मान के चलिए जो लेके गया उसको कैसा लगा। और भी नया नया ग्राहक आता है ना तो उसके बारे में पूछ सकते हैं हम। जैसे कि मान के चलिए रिश्तेदार हुआ, जैसे रिश्तेदार आया जो ग्राहक लेके आया तो हम उससे पूछेंगे कि भाई जो लेके गया तो उसको कैसा लगा, कपड़ा अच्छा लगा कि ख़राब लगा, वो चीज़ पूछना चाहते हैं। तो उसी चीज़ को बोलते हैं रेफरल विधि, है ना। जैसे उदाहरण में दिया गया, संतुष्ट ग्राहक अपने दोस्तों को सुझाव देता है। ठीक है। नंबर 3 में है कोल्ड कॉलिंग, है ना। कोल्ड कॉलिंग बिना पूर्व संपर्क के नए ग्राहकों से फ़ोन या सीधे संपर्क करना, है ना। कहता है बिना पूर्व संपर्क के नए ग्राहकों से फ़ोन या सीधे संपर्क करना, यानी कि कोई भी बिना संपर्क है, हम जानते भी नहीं हैं, कोई संपर्क भी नहीं है, तो नए ग्राहकों से फ़ोन या सीधे संपर्क में बात करना, उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉल्ड कॉलिंग बोलेंगे, है ना। तो उदाहरण में फ़ोन करके नए ग्राहकों के प्रोडक्ट के बारे में बताना। कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट है मेरे पास, अगर हम उसको फ़ोन करके बताएंगे कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, ऐसा काम करता है, अच्छा है, तो उसके बारे में बताने को उसी को बोलते हैं कोल्ड कॉलिंग। विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजिंग्स, है ना, एडवर्टिंग्स, है ना। टीवी, सोशल मीडिया या अखबार के माध्यम से ग्राहक आकर्षित करना, यानी कि एडवर्टाइजिंग होता है। जैसे कि मान के चलो किसी टीवी में या किसी सोशल मीडिया में, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत सारा चीज़ होता है सोशल मीडिया के ज़रिए से। तो अब अखबार के ज़रिए से, उसके माध्यम से ग्राहक को आकर्षित करना, उसी को बोलते हैं विज्ञापन, है ना। उदाहरण में फेसबुक या इंस्टाग्राम पर विज्ञापन देना, जैसे बोले थे ना, हम देखे भी नहीं थे। चलिए अब 5 नंबर में है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन सोर्सेस, यानी कि वेबसाइट और सोशल मीडिया से लीड प्राप्त करना। उदाहरण वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने वाले ग्राहकों से संपर्क करना। ठीक है। अब निष्कर्ष के बारे में पहले बता चुका हूँ मैं। पर्यवेक्षण और योग्यता दोनों विक्रय प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण है। यही सही ग्राहकों की पहचान और चयन से ही सफल विक्रय संभव होता है। क्वेश्चन नंबर 6, विक्रय नियमावली, है ना। विक्रय नियमावली क्या है? एक विक्रय नियमावली को तैयार करने की सामग्री एवं लाभों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। चलिए, विक्रय नियमावली सेल्स मैनुअल ऑफ लिखित दस्तावेज होता है जिसमें किसी संगठन की विक्रय नीतियों, प्रक्रियाएं, नियम और दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से दिए होते हैं। यह सेल्समैन को सही तरीके से काम करने में मार्गदर्शन प्रदान करता है। विक्रय नियमावली की सामग्री, है ना। कंपनी का परिचय, कंपनी का इतिहास, उद्देश्य और उत्पादों की जानकारी। ठीक है। नंबर 2 में है विक्रय नीतियाँ, उसका नीति क्या है ना, उसके बारे में बताना है। मूल्य निर्धारण, छूट, क्रेडिट नीति आदि। विक्रय प्रक्रिया, विक्रय का कार्य क्या है, काम क्या है, वो देखना। ग्राहक खोज, प्रस्तुति, आपत्ति समाधान और बिक्री पूर्ण करना। ठीक है। नंबर 4 में है ग्राहक व्यवहार, दिशा निर्देश, है ना, ग्राहकों से संवाद और सेवा के तरीके। नंबर 5 है रिपोर्टिंग प्रणाली, दैनिक, साप्ताहिक रिपोर्ट, लक्ष्य और प्रदर्शन मूल्यांकन। लाभ में देखिए क्या बताता है। स्पष्ट दिशा निर्देश, सेल्समैन को भ्रम नहीं होता है। उसके बाद आइए अगला स्टेप में, प्रशिक्षण में सहायक, नए कर्मचारियों को जल्दी सिखाया जा सकता है। एक रूपता यानी कि यूनिफॉर्मिटी, सभी कर्मचारी एक ही तरीके से काम करते हैं। कार्य कुशलता में वृद्धि, समय और प्रयास की बचत होती है। उदाहरण है
यदि कोई कंपनी अपने सेल्समैन को यह स्पष्ट निर्देश देती है कि ग्राहक को पहले उत्पाद का डेमो दे, फिर उसकी ज़रूरत समझकर ऑफ़र बताएं, तो इससे बिक्री बढ़ती है और ग्राहक संतुष्टि भी मिलती है। निष्कर्ष, विक्रय नियमावली किसी भी संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक दस्तावेज है जो विक्रय कार्य के सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाती है। यह सेल्समैन को स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान करती है जिससे उनके कार्य में एकरूपता और दक्षता आती है। इसके माध्यम से नए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना आसान हो जाता है और संगठन अपने विक्रय लक्ष्यों को बेहतर तरीके से प्राप्त कर पाता है। इसलिए एक अच्छी तरह से तैयार की गई विक्रय नियमावली व्यवसाय की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 7, रचनात्मक विक्रय कला से आप क्या समझते हैं? एक सेल्समैन के कार्य एवं कर्तव्य की उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। देखिए, रचनात्मक विक्रय कला से आप क्या समझते हैं? रचनात्मक मतलब क्या होता है, पहले बताए थे ना। क्रिएटिव सेलिंग वो अर्थ होता है कि किसी भी ऐसी विक्रय पद्धति जिसमें सेल्समैन अपनी कल्पनाशीलता, नई तकनीकों और ग्राहक की ज़रूरतों के अनुसार अलग अलग तरीके से अपनाकर उत्पाद बेचता है, उसी को बोलते हैं रचनात्मक। ठीक है, इसमें केवल उत्पाद बताना ही नहीं बल्कि ग्राहक को आकर्षित करना, उसकी समस्या समझना और समाधान प्रस्तुत करना शामिल होता है। इसी को बोलते हैं रचनात्मक क्रिया कला, है ना, रचनात्मक विक्रय कला। ठीक है, यह हो गया। अब है एक सेल्समैन के कार्य एवं कर्तव्य की उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। ठीक है, सेल्समैन के कार्य एवं कर्तव्य। नंबर 1, ग्राहक की खोज, संभावित ग्राहकों को ढूंढना। ठीक है, उदाहरण है नया मोबाइल बेचने के लिए युवाओं को टारगेट करना। सही बात है। नंबर 2 में है ग्राहक से संपर्क यानी कि अप्रोच, विनम्रता से ग्राहक से बातचीत शुरू करना। उदाहरण है दुकान में आए ग्राहक का स्वागत करना। कोई भी ग्राहक आते हैं उस कस्टमर को, ग्राहक को स्वागत करना चाहिए, है ना, अपने दुकान के अंदर। आवश्यकताओं की पहचान यानी कि जो ज़रूरत होती है, उसको जो ज़रूरत संबंध होती है या व्यक्ति होती है या वस्तु होती है, उसका पहचान करना, उसके बारे में जानकारी होना, है ना। ग्राहक की ज़रूरत और पसंद को समझना, है ना। उदाहरण है ग्राहक के बजट के अनुसार उत्पाद दिखाना। ठीक, प्रस्तुति। ठीक है, उत्पाद के गुण और लाभ समझना। उदाहरण है फ्रिज की बिजली, है ना, बचाने की क्षमता बताना। उदाहरण दिया है जैसे कि गुणवत्ता के गुण और लाभ बताना। मान के चलिए हम सामान बेच रहे हैं, उस सामान के गुण को बताना है, उसका लाभ को बताना कि वो जो उसका गुण क्या, उसका क्वालिटी क्या है, उसमें उससे हमको चलाने से लाभ क्या होगा। सपोज दैट कि फ्रिज लिए, फ्रिज से बिजली बचाने की उसका क्षमता को बताना, उसी को उदाहरण बोलते हैं। आपत्तियों का समाधान यानी कि ग्राहक की शंकाओं को दूर करना, यानी कि जो शक होता है उस शक को ग्राहकों के दिल से उतारना, हटाना, दूर करना। ठीक है, कीमत अधिक होने पर गुणवत्ता समझाना। मान के चलिए अगर कीमत अधिक है तो उसका क्वालिटी और क्वांटिटी बताएंगे, उसको फ़ायदे बताएंगे, उससे क्या फ़ायदे होते हैं, क्या बेनिफिट होते हैं, उसके बारे में बताएंगे, तब वो कीमत पे डिपेंड करेंगे कि हाँ कीमत ठीक है ये। नंबर 6, विक्रय पूर्ण करना यानी कि क्लोजिंग, ग्राहक को खरीदने के लिए प्रेरित करना। ठीक है। 7 नंबर, बिक्री के बाद सेवा यानी कि आफ्टर सेल्स सर्विस,
कहता है ग्राहक संतुष्टि बनाए रखना, उदाहरण है वारंटी या सर्विस की जानकारी देना। ग्राहक को संतुष्टि करने के लिए उसको वारंटी देना है, गारंटी देना है, उसका फ़ायदे बताना, उसका जो बेनिफिट है उस सामान से, उस सामान के बारे में बताना कि इस सामान को आप यूज़ करोगे तो ये बेनिफिट होगा, इससे ये बचत होगा। तो उसी को वारंटी देना, गारंटी देना, बेनिफिट बताना, उसी को बोलते हैं बिक्री के बाद सेवा करना। निष्कर्ष के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। रचनात्मक विक्रय कला से बिक्री बढ़ती है और ग्राहक संतुष्टि मिलती है। एक कुशल सेल्समैन अपने कार्यों और कर्तव्यों को सही तरीके से निभाकर संगठन की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर 8, उन स्थितियों का वर्णन कीजिए जब कोई व्यक्तिगत विक्रय का उपयोग कर सकता है। व्यक्तिगत विक्रय की प्रक्रिया की उदाहरण सहित चर्चा कीजिए, है ना। चलिए, व्यक्तिगत विक्रय वह प्रक्रिया है जिसमें विक्रेता सीधे ग्राहक से मिलकर उत्पाद या सेवा को बेचता है। कोई भी कस्टमर आते हैं डायरेक्ट, अगर उसके पास जाके अगर हम कोई चीज़ सेल करते हैं या बेचते हैं, उसी को हम बोलते हैं यानी कि व्यक्तिगत विक्रय का उपयोग कर सकता है ना। ठीक है, अब अगला स्टेप है, किन स्थितियों में व्यक्तिगत विक्रय का उपयोग किया जाता है। नंबर 1, जब उत्पाद महंगा या जटिल हो, जैसे मशीनरी, बीमा, है ना। नंबर 2 में है जब ग्राहक को समझाने या डेमो देने की आवश्यकता हो, है ना। चलिए दोस्तों, अब 3 नंबर पे। नंबर 3, जब ग्राहकों की संख्या कम लेकिन मूल्य अधिक हो, है ना। इंग्लिश है बिजनेस टू बिजनेस। नंबर 4, जब उत्पाद नया हो और जागरूकता कम हो। उसका नंबर 5, जब ग्राहक के साथ दीर्घकालिक संबंध बनाना हो। तो उसके बाद है व्यक्तिगत विक्रय की प्रक्रिया। नंबर 1, पूर्वेक्षण संभावित ग्राहकों की पहचान करना। उदाहरण है बीमा एजेंट संभावित ग्राहकों की सूची बनाता है। नंबर 2 है पूर्व संपर्क, यानी कि पूर्व संपर्क का मतलब होता है जो पहले से ग्राहक बना हुआ हो, पहले से कोई जान पहचान का हो, तो उसी को बोलते हैं पूर्व संपर्क, ग्राहक के बारे में जानकारी जुटाना। उसके बाद संपर्क, किसी से ताल्लुक़ करना, किसी से संपर्क बनाना, उसी को बोलते हैं संपर्क या अप्रोच। ग्राहक से पहली बार मिलना और विश्वास बनाना, है ना। चलिए, नंबर 4, प्रस्तुतिकरण, उत्पाद की विशेषताओं और लाभों को समझाना। उदाहरण सेल्समैन मोबाइल के फीचर्स दिखाता है। नंबर 5, आपत्तियों का समाधान, यानी हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, ग्राहक के सवालों का जवाब देना। समापन, क्लोजिंग, ग्राहक को खरीदने के लिए प्रेरित करना। नंबर 7, अनुवर्ती कार्य, यानी कि फॉलोअप, बिक्री के बाद संतुष्टि सुनिश्चित करना। व्यक्तिगत विक्रय ग्राहकों के साथ सीधा संबंध बनाकर बिक्री बढ़ाने का प्रभावी माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेल्स पर्सन के अभिप्रेरणा के लिए उपलब्ध वित्तीय तथा गैर वित्तीय तकनीकों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, है ना। यानी कि सेल्स पर्सनल, यानी कि सेल्समैन जो होता है, सेल्स पर्सनल जो होता है, उसी को बोलते हैं कि मान के चलिए कि अगर किसी चीज़ को अगर हम पर्सनली सेल्स करते हैं ना, सेल करते हैं, पर्सनली चीज़ को क्षमता अपना दिखाते हैं, अपना क्षमता को दिखाते हैं, जो कार्य करने की क्षमता है और जो लक्ष्य होता है, उसी को हम बोलते हैं सेल्स पर्सनल, है ना। जैसे आंसर दिया है, सेल्स पर्सनल के अभिप्रेरणा, जिसको बोलते हैं मोटिवेशन, का उद्देश्य उनकी कार्य क्षमता बढ़ाना और बिक्री लक्ष्य हासिल करना होता है। इसके लिए वित्तीय एवं गैर वित्तीय दोनों प्रकार की तकनीकों का उपयोग किया जाता है। नंबर 1, वित्तीय फाइनेंशियल तकनीकें, इनमें सीधे आर्थिक लाभ दिए जाते हैं। वेतन एवं कमीशन, बिक्री के आधार पर अतिरिक्त कमीशन
उसका उदाहरण है, अधिक बिक्री करने पर सेल्समैन को 5% कमीशन दिया जाता है। जैसे कोई भी अगर सेल्समैन है या कोई भी कंपनी में काम करते हैं, अगर वो अधिक बिक्री करते हैं तो उसका 5% उसको कमीशन मिलता है, या उसको कमीशन बोलो या फिर उसको गिफ्ट बोलो, उसी के तौर पे उसको दिया जाता है 5%। उसके बाद बोनस। बोनस क्या होती है उसके बारे में बताना है। लक्ष्य पूरा करने पर अतिरिक्त राशि, यानी कि बोनस वो होते हैं जो लक्ष्य पूरा कर लेते हैं तो कंपनी उसको बोनस तौर पे उसको गिफ्ट दिया जाता है, उसी को बोलते हैं बोनस। तो उदाहरण में है, मासिक टारगेट पूरा होने पर 5,000 बोनस, यानी कि चलिए हो गया। इंसेंटिव योजना, यानी कि विशेष स्कीम जैसे टॉप सेलर रिवॉर्ड, है ना, भत्ते में अलाउंसेस, यात्रा मोबाइल आदि का खर्च देना। गैर वित्तीय नॉन फाइनेंशियल तकनीकें, तो इसमें है इनमें मानसिक संतोष और सम्मान पर ध्यान दिया जाता है। प्रशंसा एवं मान्यता, बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड, यानी कि प्रशंसा और एवं मान्यता किसको बोलते हैं, जैसे बेस्ट एम्प्लॉय को अवार्ड देना उसी को बोलते हैं प्रशंसा, उसका तारीफ करना, मान्यता करना। ठीक है, उसका पदोन्नति, प्रमोशन, अच्छे प्रदर्शन पर उच्च पद देना, यानी कि अगर वो अच्छे प्रदर्शन करते हैं, अच्छे समय में पूरा टारगेट को पूरा करते हैं, ठीक है, और उसके बाद कस्टमर से अच्छे तरीके से बात करते हैं, कस्टमर को डील करते हैं, कस्टमर से रिस्पेक्ट करते हैं कस्टमर को, तो उसी तरह से अगर कंपनी देखते हैं कि अच्छा हमारा सेल्समैन है तो उसको क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, है ना, उसको उच्च प्रदर्शन देख के उसको अच्छे से उसको प्रमोशन करते हैं, उसी को बोलते हैं प्रमोशन या पदोन्नति, है ना। उसके बाद प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, कौशल विकास के अवसर देना, यानी कि उसको कोई चीज़ आगे पद के लिए उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, उसी को बोलते हैं ट्रेनिंग। सकारात्मक कार्य वातावरण, सहयोगी और प्रेरणादायक माहौल, भागीदारी यानी पार्टिसिपेशन, निर्णय लेने में शामिल करना। चलिए अब आगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में वही बताए थे आपको कि जो इसके बारे में जितनी भी सारा निर्णय जो फैसला जो काम कार्य कर चुके हैं, जो लास्ट डिसीजन होती है उसी को बोलते हैं निष्कर्ष। ठीक है, वित्तीय तकनीकें त्वरित प्रेरणा देती है, जबकि गैर वित्तीय तकनीकें दीर्घकालिक संतुष्टि और निष्ठा बढ़ाती है। दोनों का संतुलित उपयोग सेल्स पर्सन के बेहतर प्रदर्शन के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्यक्तिगत बिक्री, यानी कि व्यक्तिगत बिक्री के दौरान एक प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। इस कथन को ध्यान में रखते हुए विक्रय प्रक्रिया की उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। अब यहाँ देखिए, व्यक्तिगत विक्रय कहते हैं किसको, व्यक्तिगत विक्रय एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। क्रमबद्ध क्या है कि जैसे कि एक दूसरे से जुड़े रहना, एक दूसरे से के हेल्प लेना, या फिर बोलिए उसको जुड़े रहना बोलते हैं। ठीक है, अगर जुड़े रहते हैं तो एक दूसरे का मदद करते हैं, तो इसी कथन का अर्थ होता है कि वो व्यक्तिगत विक्रय करते हैं, यानी कि ठीक है। जैसे कि इस कथन का अर्थ है कि सफल बिक्री के लिए सेल्स पर्सन को कुछ निश्चित चरणों का पालन करना पड़ता है ना। उसके बाद विक्रय प्रक्रिया के प्रमुख चरण, नंबर 1 पूर्वेक्षण, है ना, संभावित ग्राहकों की पहचान करना। उदाहरण है, एक बीमा एजेंट अपनी जान बचाने वालों की सूची बनाता है। नंबर 2 में है पूर्व संपर्क, यानी कि प्री अप्रोच, ग्राहक की आवश्यकताओं, आय, रुचि आदि की जानकारी जुटाना। संपर्क, नंबर 3 है संपर्क अप्रोच, यानी ग्राहक से पहली मुलाकात कर विश्वास बनाना। कोई भी कस्टमर से मिलते हैं फर्स्ट टाइम, उसको अपनी बातों में, अपने लैंग्वेज से, अपनी बात से, अपनी रिस्पेक्टफुल देखे उसको अपनी ओर आक्रोशित करना, इसी को बोलते हैं संपर्क बनाना, है ना, विश्वास दिलाना। उदाहरण है नम्र व्यवहार और प्रभावशाली बातचीत करना, है ना। प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन, तो उत्पाद के गुण, लाभ और उपयोग समझना। उदाहरण है मोबाइल सेल्समैन फीचर्स और कीमत बताता है। ठीक है, नंबर 5
आपत्तियों का समाधान यानी कि हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, ग्राहक की शंकाओं का समाधान करना। उदाहरण, यह महंगा है तो किस्तों का विकल्प बताना, है ना। अगर ये महंगा है कोई भी सामान तो उसका किस्तों का विकल्प बताना चाहिए, या कैसे बताते, किस मंथ में कितना पड़ेगा, कितना कम पड़ेगा, कितना ज़्यादा पड़ेगा, उसके बारे में बताने की प्रक्रिया को, ठीक है, उसी को बोलते हैं आपत्ति का समाधान। नंबर 6 में समापन, क्लोजिंग, ग्राहक को खरीदने के लिए प्रेरित करना। उदाहरण, आज ऑफर है, आप सभी खरीद सकते हैं, ठीक है। 7 नंबर में है अनुवर्ती कार्य, फॉलोअप, बिक्री के बाद ग्राहक की संतुष्टि सुनिश्चित करना। निष्कर्ष, व्यक्तिगत बिक्री एक सुनियोजित प्रक्रिया है। प्रत्येक चरण का सही पालन करने से ग्राहक संतुष्टि होता है और बिक्री बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 11, बिक्री रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं? एक अच्छी बिक्री रिपोर्ट के उद्देश्य तथा मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। बाबू, बिक्री रिपोर्ट सेल्स रिपोर्ट वो दस्तावेज हैं जिसमें सेल्स पर्सनल अपनी बिक्री गतिविधियों, उपलब्धियों, ग्राहक संपर्क, बाजार स्थिति और समस्याओं का विवरण प्रस्तुत करता है। यह प्रबंधन को निर्णय लेने में सहायता करता है। बिक्री रिपोर्ट के उद्देश्य, नंबर 1, बिक्री प्रदर्शन का मूल्यांकन, यानी कि जो बिक्री करते हैं उसका मूल्यांकन कितना होता है उसके बारे में जानकारी देना है। यह जानने के लिए लक्ष्य के मुकाबले कितनी बिक्री हुई। नंबर 2 में योजना एवं नियंत्रण, भविष्य की रणनीति बनाने और कार्यों को नियंत्रित करने में मदद। नंबर 3, ग्राहक जानकारी, ग्राहकों की ज़रूरतों, पसंद और व्यवहार की जानकारी देना। समस्याओं की पहचान, बाजार में आने वाली कठिनाइयों को उजागर। नंबर 4, समस्याओं की पहचान, है ना, बाजार में आने वाली कठिनाइयों को उजागर करना। जो मान के चलो किसी बाजार में अगर कोई चीज़ का कठिनाई होती है उसी के बारे में बताना एक दूसरे को, उसी को बोलते हैं उजागर करना, है ना। नंबर 5, प्रबंधन को सूचना देना, उच्च अधिकारियों को सही और समय पर जानकारी देना, यानी कि जो मान के चलो कोई उच्च अधिकारी है, पदाधिकारी है ना, अगर कोई गलत चीज़ होता है हमारे बाज़ार में तो उसको एक न्याय के रूप में उसके सूचना देना पड़ता है, सूचना देता है तो वो आके अपना सॉल्यूशन कर देते हैं, उसी को बोलते हैं सूचना देना। एक अच्छी बिक्री रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं, नंबर 1, स्पष्ट और सरल भाषा, आसान और समझने योग्य हो। सटीक, यानी कि सभी आंकड़ों सही और विश्वसनीय हो। नंबर 3, संक्षिप्त, अनावश्यक जानकारी से बचते हुए जरूरी बातें शामिल हो। नंबर 4, समय पर प्रस्तुत रिपोर्ट सही समय पर दी जाए। तथ्यात्मक, वास्तविक तथ्यों पर आधारित हो, अनुमान पर नहीं। संगठित रिपोर्ट व्यवस्थित और क्रमबद्ध हो। निष्कर्ष, बिक्री रिपोर्ट न केवल बिक्री की स्थिति बताती है बल्कि भविष्य की योजना बनाने और सुधार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है उसके बारे में हम समझेंगे, फिर उसका आंसर देंगे, है ना। बिक्री संपन्न करने की विभिन्न तकनीकों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, यानी कि बिक्री संपन्न करने की विभिन्न, यानी कि जो बिक्री हम सेल करते हैं, बेचते हैं, उसको ख़त्म करने की जो विभिन्न तरीका है, विभिन्न तकनीक है, उसी को अलग अलग तरीके से बताने की चर्चा करना, उदाहरण देने बोल रहे हैं ना। बिक्री संपन्न करना यानी कि क्लोजिंग द सेल वह चरण है जहां सेल्स पर्सन ग्राहक को अंतिम निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कि अंतिम निर्णय क्या है कि मान के चले कोई ग्राहक अगर कोई सामान लेते हैं उसको लास्ट प्राइस बताते हैं कि भाई आपको इतना रुपया में लास्ट लगेगा, लेना हो तो लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, तो वो लास्ट प्रेरित होता है कि अंतिम
जो चांस होता है वही होता है, उसी को बोलते हैं अंतिम निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, इसके लिए कई तकनीकों का उपयोग किया जाता है और अदरवाइज अलग अलग तरीका भी होता है, बहुत कोई अलग तरीके से बोलते हैं, है ना। तो बिक्री संपन्न करने की मुख्य तकनीक है सीधा समाधान, यानी कि डायरेक्ट क्लोज, ग्राहक से सीधे खरीदने के लिए कहना। उदाहरण, क्या आप इसे आज ही खरीदना चाहेंगे? ठीक है, इस सवाल हुआ। तो 2 नंबर में कहता है विकल्प समापन, यानी कि अल्टरनेटिव चॉइस क्लोज, ग्राहक को 2 विकल्प देकर निर्णय आसान बनाना। यानी कि मान के चलो अगर ग्राहक है, हम उसको बोलेंगे 1 लोगे या 2 लोगे, है ना, उसको ऑप्शन देना है, विकल्प देना है, देकर उसको निर्णय आसान बनाना है उसका, है ना। उदाहरण जैसे आप नकद भुगतान करोगे या EMI में करोगे, यानी कि 2 ऑप्शन है। अगर कोई चीज़ सेल करते हैं तो मेरे पास 2 ऑप्शन रहता है, चाहे तो EMI में या तो फिर कैश में, है ना, यानी कि नकद में। तो उसी पर यहाँ का उदाहरण कहा है, आप नकद भुगतान करेंगे या फिर EMI में, है ना। नंबर 3 तत्कालता समापन, अर्जेंसी क्लोज, है ना। तो वहाँ है सीमित समय या ऑफर का लाभ बताकर निर्णय जल्दी करवाना। जैसे कि कोई चीज़ हम सामान बेच रहे हैं, है ना, उसको ऑफ़र ये देंगे कि ये लास्ट तक लिमिट है, आज लास्ट तक है, समय और नहीं है, अगर अंतिम समय में अगर कुछ हमसे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वरना आज के बाद कल नहीं मिलेंगे। ये हुआ अंतिम जो तत्कालता समापन होती है, वही होता है। ठीक है, जैसे लाभ समापन क्या है? बेनिफिट क्लोज, है ना। जैसे कि उत्पादन के फायदे पर जोर देकर खरीद के लिए प्रेरित करना। जैसे कोई सामान हम बेच रहे हैं, जैसे कि फ्रिज हुआ या फिर कूलर हुआ या फिर AC हुआ, जो भी चीज़ हम सेल कर रहे हैं, तो उसको हम ये बता सकते हैं कि ये चीज़ अगर हम से अगर ये फ्रिज लेंगे तो आपका बिजली बिल जो है वो कम आएंगे, है ना, उसकी बचत होगी। तो वो चीज़ फ़ायदा दिलवा के, यानी कि फ़ायदा के बारे में उसको बता के, मोटिवेट करके उसको हम अगर सेल करते हैं तो उसी को बोलते हैं लाभ समापन। और पॉइंट नंबर में कहता है आपत्ति समाधान समापन, यानी कि ऑब्जेक्शन क्लोज, ग्राहक की शंका दूर करके सौदा पूरा करना। ठीक है, जैसे कि ग्राहक को हम संतुष्टि कैसे कर सकते हैं, यानी कि अगर मान के चले अगर कोई सामान बेच रहे हैं, हम उसको बोलेंगे भाई ये इसमें ऐसा क्वालिटी है, अच्छा क्वालिटी है, ये आपका ख़राब नहीं होगा, ये आपका 2 साल के बजाय 8 साल 5 साल 10 साल चलेंगे। ठीक है, और ये उसमें क्या होता है कि ये वारंटी रहता है, जैसे 2 साल का 5 साल का या 1 साल का जो वारंटी होता है वो वारंटी सर्विस रहता है या गारंटी सर्विस रहता है। ठीक है, तो उसी के तरह मतलब उसी तरह उसको समझाना है। आपसी समाधान उसी को बोलते हैं आपसी समाधान समापन। ठीक है, अब 6 नंबर में सारांश समापन, यानी समरी क्लोज, है ना। उत्पाद के सभी लाभों को दोहरा कर निर्णय दिलाना। ठीक है, जैसे उदाहरण में कम कीमत, अच्छी क्वालिटी और 1 साल की वारंटी, यह आपके लिए सही है ना। ये चीज़ तो पहले भी बता चुका हूँ। परीक्षण समापन, ट्रायल क्लोज, यानी कि ग्राहक की रुचि जानने के लिए प्रश्न पूछना, यानी कि जैसे अगर कोई सामान हम दिखा रहे हैं, ठीक है, तो हम ग्राहक को पूछ सकते हैं क्या ये सामान आपके लायक है या नहीं है, अगर इससे बेटर लेना चाहते हैं तो आपको इससे बेटर भी मिल जाएंगे, है ना। कोई भी कस्टमर को, कोई भी शॉपकीपर है, दुकानदार है, कोई भी कंपनी है, तो पहले उसको लो लेवल से स्टार्टअप करते हैं ना, लो लेवल से स्टार्ट करते हैं, दिखाने के बाद तब वो हाई लेवल पे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए निष्कर्ष में, इन तकनीकों का सही उपयोग ग्राहक को संतुष्ट करते हुए बिक्री को सफल बनाता है। एक कुशल सेल्स पर्सन परिस्थिति के अनुसार उचित तकनीक अपनाता है। प्रक्रिया की चर्चा सुधारण कीजिए। नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है विक्रय प्रबंधन क्या है? विक्रय प्रबंधन क्या है? विक्रय प्रबंधन के महत्व के उपयुक्त उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। जैसे कि विक्रय प्रबंधन क्या है अभी हम बताएंगे आपको आंसर में। ठीक है, विक्रय प्रबंधन वो प्रक्रिया है जिसके अंदर विक्रय यानी कि सेल करने का जो कार्य होती है, काम होती है, प्लानिंग होता है, तो संगठन यानी ऑर्गेनाइजिंग
निर्देशन, डायरेक्शन और नियंत्रण, कंट्रोलिंग, यानी कि उसमें संगठन होना चाहिए, निर्देशन होना चाहिए और नियंत्रण होना चाहिए, है ना, किया जाता है ताकि संगठन के बिक्री लक्ष्य को प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सके। यानी कि उसके अंदर में जो भी चीज़ अगर बिक्री प्रबंधन में काम आता है, काम करता है, कार्य करता है, तो उसमें क्या होता है, निर्देशन, डायरेक्शन, ठीक है, यानी कि निर्देशन और नियंत्रण और संगठन, ये तीनों चीज़ को अपने आप में कंट्रोल करके रखना है ना। अब भाई बिक्री प्रबंधन का महत्व उदाहरण सहित, है ना। नंबर 1, बिक्री में वृद्धि। क्या है, बिक्री में वृद्धि, है ना। सही योजना और रणनीति से बिक्री बढ़ाई जा सकती है। जैसे कि उदाहरण में है, कंपनी मासिक लक्ष्य तय कर सेल्स टीम को प्रोत्साहित करती है ना। अगला है 2 नंबर, संसाधनों का कुशल उपयोग। मानव और धन का सही उपयोग सुनिश्चित होता है। सही क्षेत्र में सही सेल्स पर्सन की नियुक्त, क्योंकि अगर कोई भी क्षेत्र में, अगर बड़ा शहर में जाओगे तो बड़ा सेल्समैन चाहिए, छोटा शहर में जाओगे तो छोटा सेल्समैन चाहिए। मान के चलिए कोई बड़ा दुकानदार आता है तो उसको बड़े पैमाने तक, मतलब अच्छे नॉलेजफुल एजुकेटेड पर्सन को रखना पड़ता है, ठीक है। अगर छोटा छोटा बिजनेस है तो उसमें कोई भी इधर उधर का कोई भी काम कर सकता है उसमें। नंबर 3 में ग्राहक संतुष्टि। अच्छी सेवा और व्यवहार से ग्राहक संतुष्ट करते हैं, है ना। जैसे कि किसी भी ग्राहक को अच्छा सेवा करना चाहिए, या फिर अच्छे समय पर डिलीवरी करना चाहिए, या फिर बेहतर आफ्टर सेल सेवा देना चाहिए, है ना, उसी को बोलते हैं ग्राहक संतुष्ट। समन्वय और नियंत्रण। विक्रय टीम के कार्यों में तालमेल और निगरानी बनी रहती है। उदाहरण में नियमित मीटिंग और रिपोर्ट के माध्यम से प्रदर्शन की समीक्षा। नंबर 5 में प्रतिस्पर्धा में बढ़त। बेहतर रणनीति से बाजार में मजबूत स्थिति बनती है। उदाहरण है प्रतिस्पर्धियों से बेहतर ऑफर और सेवा देना। नंबर 6 प्रेरणा और विकास। सेल्स पर्सन को प्रशिक्षण और प्रोत्साहन देकर उनका विकास किया जाता है। उदाहरण सर्वश्रेष्ठ विक्रेता पुरस्कार देना। निष्कर्ष, बिक्री प्रबंधन व्यवसाय की सफलता का आधार है। यह न केवल बिक्री बढ़ाता है बल्कि ग्राहक संतुष्ट और संगठन के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14, यानी कि अंतिम क्वेश्चन होगा शायद। आपत्ति के समाधान की विभिन्न तकनीकों को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, है ना। आंसर है, आपत्ति के समाधान में सेल्स पर्सन ग्राहक की शंकाओं को दूर करता है, ठीक है। नंबर 1 है सुनना, यानी कि लिस्टनिंग, ग्राहक की बात ध्यान से सुनना। उदाहरण में कीमत ज़्यादा है, पूरी बात सुनना। स्पष्टीकरण, आपत्ति को सही समझना। उदाहरण आपको कीमत ज़्यादा क्यों लग रही है। 3 नंबर में तर्क देना, जस्टिफिकेशन करना, है ना, फिकेशन, उचित कारण बताना। यानी कि उदाहरण है उच्च गुणवत्ता के कारण कीमत उचित है ना। प्रमाण देना, एविडेंस, प्रमाण देना मतलब होता है एविडेंस, है ना, उसका इंग्लिश है। तो वहाँ का आता है उदाहरण या गारंटी देना। उदाहरण क्या है, वारंटी और ग्राहक के रिव्यू दिखाना। 5 नंबर में है विकल्प देना, अल्टरनेटिव, यानी कि अन्य विकल्प सुझाना। उदाहरण में है EMI योजना बताना, ठीक है। सही तकनीक से ग्राहक संतुष्ट होता है और बिक्री आसान हो जाती है। नंबर 6 में है बिक्री प्रस्तुतिकरण की विभिन्न रणनीतियों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। बिक्री प्रस्तुतिकरण सेल्स प्रेजेंटेशन में ग्राहक को उत्पाद के लाभ प्रभावी ढंग से बताए जाते हैं ना। प्रमुख रणनीतियों AIDA रणनीति, यानी कि अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजर्व, एक्शन, ठीक है। ध्यान आकर्षित कर, रुचि और इच्छा पैदा कर, खरीद के लिए प्रेरित करना। उदाहरण मोबाइल के नए फीचर्स दिखाकर खरीदने को कहना।
डेमो, उत्पाद का प्रदर्शन करना। उदाहरण है मिक्सर चलाकर उसकी क्षमता दिखाना। ठीक है। उसका समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ग्राहक की समस्या बताकर समाधान प्रस्तुत करना। यह वाटर प्यूरीफायर आपके पानी को शुद्ध करेगा। यह वाटर प्यूरीफायर आपके पानी को शुद्ध करेगा, है ना, उदाहरण दिया गया है। नंबर 4 में है कहानी उदाहरण स्टोरी टेलिंग, वास्तविक अनुभव साझा करना। उदाहरण एक ग्राहक ने इसे लेकर बिजली खर्च कम किया। इन रणनीतियों से प्रस्तुतिकरण प्रभावी बनाता है। जैसे किसी को कहानी उदाहरण बताने में क्या होता है कि वास्तविक सुझाव देना करना है। मतलब कि जैसे कि किसी सामान को आप दिए, कोई ग्राहक आपका लेके गया तो वो देखा वो कम बिजली उपयोग किया। ठीक है। तो उसी तरह दूसरे कस्टमर आते हैं उसको बताना है कि जो ग्राहक लेके गए थे ये सामान वो बिजली खर्च कम किया। ठीक है। इसी तरह बताने की प्रक्रिया को कहानी उदाहरण कहते हैं। ठीक है। इन रणनीतियों से प्रस्तुतिकरण प्रभावी बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से प्रत्येक पर संक्षिप्त नोट लिखिए। नंबर क, व्यक्तिगत बिक्री में नैतिक मुद्दे। व्यक्तिगत बिक्री में ईमानदारी और पारदर्शिता बहुत महत्वपूर्ण है। प्रमुख नैतिक मुद्दों में झूठी या भ्रामक जानकारी देना, उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ा चढ़ाकर बताना, ग्राहक पर अनावश्यक दबाव डालना और ग्राहक की गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग शामिल है। उदाहरण है किसी दवा या बीमा योजना के लाभों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना। एक अच्छा सेल्स पर्सन हमेशा सत्य बोलता है, ग्राहक की ज़रूरत को प्राथमिकता देता है और दीर्घकालिक संबंध बनाने पर ध्यान देता है। ठीक है। नैतिक व्यवहार से ग्राहक का विश्वास बढ़ता है और कंपनी की छवि भी मजबूत होती है। नंबर ख, व्यक्तिगत बिक्री के लिए आवश्यक कौशल। व्यक्तिगत बिक्री में सफल होने के लिए कई महत्वपूर्ण कौशल आवश्यक होते हैं। सबसे पहले संचार कौशल जरूरी है, जिससे सेल्स पर्सन अपनी बात स्पष्ट रूप से रख सके, कि सेल्समैन कोई बात को अच्छे तरीके से बता सके, है ना। सुनने की क्षमता ग्राहक की ज़रूरतों को समझने में मदद करती है। कोई भी सेल्समैन अगर अच्छे तरीके से समझाते हैं, अगर बताते हैं, तो वो ग्राहक जो समझने का ज़रूरी समझते हैं, है ना, मदद होती है समझने में उसको। प्रभावित करने की कला ग्राहक को खरीद के लिए प्रेरित करती है। इसके अलावा उत्पाद ज्ञान होना जरूरी है ताकि सही जानकारी दी जा सके। आत्मविश्वास और धैर्य भी आवश्यक है, क्योंकि हर ग्राहक अलग होता है। साथ ही समस्या समाधान कौशल ग्राहक की शंकाओं को दूर करने में सहायक होता है। ये सभी कौशल मिलकर बिक्री को सफल बनाते हैं। कोई भी ग्राहक आते हैं तो अगर उसको निम्र से बोलना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए, रिस्पेक्ट से बोलना चाहिए, है ना, उसको अच्छे तरीके से प्रेरित करना चाहिए, अपने सामानों के तारीफ़ करनी चाहिए, उसका बताना चाहिए कि इसके इस सामान में ऐसा क्वांटिटी है और इस सामान का खरीदने से ऐसा इतना फ़ायदा होगा, इस सामान खरीदने से बिजली कम खर्च होगी। मतलब उसके बारे में मोटिव करना उसको, उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत बिक्री के लिए आवश्यक कौशल, है ना। नंबर ख है आजमाइश समापन वह तकनीक है जिसमें सेल पर्सन ग्राहक से सीधे खरीद के लिए नहीं कहता, बल्कि छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से उसकी रुचि और निर्णय की उचित को परखता है। इससे यह पता चलता है कि ग्राहक उत्पाद खरीदने के लिए कितना तैयार है। उदाहरण है, क्या यह मॉडल आपकी ज़रूरतों के अनुसार ठीक है, या आपको यह रंग पसंद आया। नहीं कि कोई सामान, अगर हम किसी को सेल करते हैं, किसी को बेचते हैं, तो उसको ये भी पूछना चाहिए कि आपका ये कलर पसंद है या फिर कोई और कलर चाहिए, या फिर ये सामान पसंद आया या फिर इससे और बेटर क्वांटिटी का चाहिए, है ना। तो उससे पूछने की प्रक्रिया को, उसी चीज़ को बोलते हैं आजमाइश समापन, है ना। इस तकनीक से ग्राहक पर दबाव नहीं पड़ता और सेल्स पर्सन सही समय पर अंतिम समापन यानी कि क्लोजिंग कर सकता है। नंबर घ,
बिक्री रिपोर्ट पर लिखित विवरण है जिसमें सेल्स पर्सन अपनी बिक्री गतिविधियों, ग्राहकों से संपर्क प्राप्त, ऑर्डर, बाजार की स्थिति और समस्याओं की जानकारी देता है। यह प्रबंधन को निर्णय लेने में सहायता करती है। उदाहरण, एक सेल्समैन रोजाना अपनी रिपोर्ट में यह लिखता है कि उसने कितने ग्राहकों से मुलाकात की, कितनी बिक्री हुई और किन कठिनाइयों का सामना किया। एक अच्छी बिक्री रिपोर्ट स्पष्ट, सटीक, संक्षिप्त और समय पर प्रस्तुत की जाती है, जिससे कंपनी अपनी बिक्री रणनीति में सुधार कर सकती है। नंबर अंग बिक्री आचार संहिता। बिक्री आचार संहिता उन नैतिक नियमों और सिद्धांतों का समूह है जिनका पालन सेल्स पर्सन को अपने कार्य के दौरान करना चाहिए। इसका उद्देश्य ग्राहक के साथ ईमानदारी, पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखना है। इसमें सत्य बोलना चाहिए, उत्पाद के बारे में सही जानकारी देना चाहिए। बस ये कोई भी सामान अगर हम बेचते हैं तो उसको सही जानकारी देना चाहिए, है ना। हकीकत क्या है, जो रियलिटी है उसी को बताना चाहिए, ठीक है। भ्रामक प्रचार से बचना चाहिए, यानी कि गलत प्रचार से बचना चाहिए। ग्राहक की गोपनीयता का सम्मान करना चाहिए और अनुचित दबाव न डालना शामिल होना चाहिए, है ना। कोई भी चीज़, कोई भी कस्टमर को कोई दबाव नहीं डाल सकते हैं, कोई भी दबाव नहीं डालना चाहिए, है ना। क्योंकि कस्टमर का इच्छा होगा तो वो लेगा, नहीं होगा तो नहीं लेगा। उदाहरण है, किसी उत्पाद की गुणवत्ता या कीमत के बारे में गलत जानकारी न देना। जाहिर सी बात, इससे पहले मैं बताया था, किसी भी सामान के बारे में गलत जानकारी मत दो। जो सच है, जो रियलिटी है वही दो आप। बिक्री आचार संहिता का पालन करने से ग्राहक का विश्वास बढ़ता है और कंपनी की छवि मजबूत होती है। बात सही है। कोई भी अगर कस्टमर आता है, उसको अगर हकीकत बताते हैं कि यह सामान इतना, ये सामान इतना है, रेट इतना लगेगा, क्वांटिटी इतना है, उसका ये यूज़ करने से ये फ़ायदे हैं, उसके फ़ायदे हकीकत बताओगे तो वो कंपनी की आदत, कंपनी का प्रचार भी होता है, कंपनी का विश्वास भी होता है और ग्राहक भी विश्वास करता है और ग्राहक भी बना रहता है इस कंपनी के साथ। नंबर 6, पेशेवर विक्री कला। पेशेवर विक्री कला वह प्रक्रिया है जिसमें सेल्स पर्सन ज्ञान, कौशल और नैतिकता के साथ योजनाबद्ध तरीके से उत्पाद या सेवा बेचता है। इसमें ग्राहक की ज़रूरतों को समझकर उचित समाधान प्रस्तुत किया जाता है। इसमें उत्पाद ज्ञान, संचार कौशल, ईमानदारी और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होते हैं। एक पेशेवर विक्रेता केवल बिक्री पर नहीं बल्कि दीर्घकालिक संबंध बनाने पर ध्यान देता है। उदाहरण है, एक बीमा एजेंट ग्राहक की आय और ज़रूरत के अनुसार सही पॉलिसी सुझाता है, न कि केवल अधिक कमीशन वाली। पेशेवर विक्री कला से विश्वास बढ़ाता है और बिक्री अस्थायी रूप से बढ़ती है। और मान के चलो कोई LIC एजेंट है, कोई बीमा एजेंट है, अगर मान के चलो वो कोई बोल दिया, अगर उसमें मिलता है 10% कमीशन, लेकिन वो बता दिया क्या 20%, 50% कमीशन मिलता है, ये गलत है। जितना कमीशन है उतना ही कमीशन के बारे में आप उसको पॉलिसी बताइए, उसका पॉलिसी जितना है उतना ही बताइए, गलत ना बताए तो अच्छी बात है। तो अब आइए नंबर 6, प्रस्तुतिकरण और प्रदर्शन। प्रस्तुतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सेल्स पर्सन ग्राहक को उत्पाद के लिए गुण, लाभ और उपयोग के बारे में समझाता है, ठीक है। यानी कि प्रस्तुतिकरण क्या है कि किसी के सामान के बारे में उसका गुण को, यानी कि ये कैसा है, वो कैसा है, कैसा चलेगा, कितना चलेगा, कितना दिन चलेगा, क्या क्वांटिटी, उसके बारे में उसका गुणवत्ता को बताता है, ठीक है। उसका लाभ को बताता है, उसका फ़ायदेमंद को बताता है, उसका उपयोग को बताता है, कैसे उपयोग करना चाहिए, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं प्रस्तुतिकरण, ठीक है। और प्रदर्शन, जबकि प्रदर्शन में उत्पाद को चलाकर या दिखाकर उसकी योग्यता सिद्ध की जाती है। मान के चलिए अगर हम कोई मशीन देते हैं तो उस मशीन को चला के इस्तेमाल करके उसको देना चाहिए कंपनी को, तभी हम कस्टमर को संतुष्टि कर सकते हैं। प्रस्तुतिकरण में ग्राहक की ज़रूरतों के अनुसार जानकारी दी जाती है और प्रदर्शन से ग्राहक को वास्तविक अनुभव मिलता है। उदाहरण में एक मिक्सर में बेचते समय सेल्समैन पहले उसके फीचर बताता है। जाहिर सी बात है, कोई भी मिक्सर बेचते हैं उसके फीचर बताएंगे, उसके बाद फिर उसे चलाकर उसकी क्षमता दिखाता है, प्रदर्शन करके, यानी कि प्रदर्शन करके चला के उसका क्षमता बताता है, उसका क्वालिटी बताता है, उसका क्वांटिटी बताता है, उसका स्पीड बताता है। इससे ग्राहक का विश्वास बढ़ता है और इससे
ग्राहक का जो है विश्वास बढ़ता है, ग्राहक बनता है और खरीदने का निर्णय आसान हो जाता है। तो जो ग्राहक होता है उसको लेने में आसान हो जाता है, भाई अच्छा चलता है, अच्छा स्पीड है, अच्छा लाइफ है, अच्छा सामान है ना। नंबर जा विक्री नामक बनाम विपणन, है ना। विक्री बनाम विपणन। विक्री और विपणन दोनों व्यापार के महत्वपूर्ण अंग हैं, परंतु दोनों में अंतर है। विक्री का मुख्य उद्देश्य उत्पाद को बेचकर लाभ कमाना होता है। विक्री का क्या मतलब होता है, जो सामान बेच के हम अगर फ़ायदा उठाते हैं उसी को हम विक्री बोलते हैं, ठीक है। जबकि विपणन क्या होता है कि मार्केटिंग, ग्राहक की आवश्यकता को समझकर उन्हें संतुष्ट करना है, तो उसी को बोलते हैं हम विपणन, है ना। कोई भी सामान है, जबकि हम किसी ग्राहक को हम उसका आवश्यकता समझकर संतुष्टि करते हैं, उसी को हम बोलते हैं विपणन, ठीक है। विक्री उत्पाद केंद्रित होता है, जबकि विपणन ग्राहक केंद्रित होता है। विक्री अल्पकालिक लाभ पर ध्यान देता है, जबकि विपणन दीर्घकालिक संबंध और संतुष्टि पर। उदाहरण के रूप में विक्री में तैयार उत्पाद बेचा जाता है, जबकि विपणन में पहले ग्राहक की ज़रूरत समझकर उत्पाद बनाया जाता है, ठीक है। यानी कि विपणन का मतलब होता है, मान के चलो कोई किसी को कुछ सामान चाहिए, है ना, तो वो सामान मान के चलो कुर्सी चाहिए, पलंग चाहिए, या फिर और भी बहुत सारा चीज़ होता है। तो लकड़ी का मान के चलो कि टेबल चाहिए, उसको मुताबिक किस लकड़ी से बनाना है, किस तरह का बनाना है, उस ग्राहक के मुताबिक उसका बातों को सुन के, उसको जो चाहिए वो सुन के, जो हम बना के उसको सेल करते हैं, उसी को बोलते हैं विपणन, ठीक है। और जो बना बनाया हुआ रहता है, जो बना बनाया हुआ सेल करते हैं, उसको बोलते हैं बिक्री, है ना, विक्रय, ठीक है। तो चलिए अब विक्री समापन संकेत। विक्री समापन संकेत वे संकेत होते हैं जो बताते हैं कि ग्राहक खरीदने के लिए तैयार है। ये संकेत मौखिक और अमौखिक दोनों प्रकार के होते हैं। मौखिक संकेतों में ग्राहक द्वारा कीमत, छूट, डिलीवरी या वारंटी के बारे में प्रश्न पूछना शामिल है। अमौखिक संकेतों में उत्पाद को ध्यान में देखना, सकारात्मक हाव भाव या रुचि दिखाना आता है। इन संकेतों को पहचानना सेल्स पर्सन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सही समय पर समापन करने से बिक्री की संभावना बढ़ जाती है और ग्राहक संतुष्टि भी सुनिश्चित होती है। चल नंबर यहाँ आदेश बुक, यानी कि आदेश बुक वह रजिस्टर या रिकॉर्ड होता है जिसमें सेल्स पर्सन ग्राहकों से प्राप्त ऑर्डर का विवरण लिखता है। इसमें ग्राहक का नाम, पता, उत्पादन का नाम, मात्रा, कीमत, डिलीवरी की तिथि आदि शामिल होते हैं। यह बिक्री कार्य के व्यक्तिगत और व्यवस्थित और नियंत्रित रखने में सहायक होता है। जैसे कि कोई भी कस्टमर आता है, कोई भी ग्राहक आता है, ऑर्डर जो होता है, आदेश जो होता है, ठीक है, उसको हम रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर में रिकॉर्ड करते हैं कि मान के चलो कि 4 कुर्सी चाहिए, किस डिज़ाइन का चाहिए, किस लकड़ी का हम कुर्सी बना के देंगे आपको। तो भाई उसका रिपोर्ट बनाया जाता है, उसका बारे में विवरण किया जाता है, उसका ऑर्डर को लिखा जाता है, ठीक है। और उसके बाद उस ग्राहक का नाम, पता, घर, ठीक है, उसका कीमत और डिलीवरी की तिथि, किस दिन देना है, वो सारा चीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है, रजिस्टर किया जाता है। तब हम उस ग्राहक को संतुष्टिपूर्वक हम सामान दे पाएंगे। उसी को बोलते हैं बेटा क्या, आदेश बुक, है ना भाई। उदाहरण है, एक सेल्समैन दिन भर में मिले सभी ऑर्डर को अपने आदेश बुक में दर्ज करता है। आदेश बुक के माध्यम से कंपनी को बिक्री की स्थिति, ऑर्डर की प्रगति और भविष्य की योजना बनाने में मदद मिलती है, जिससे कार्य सुचारू रूप से चलता है। तो चलिए चैप्टर ख़त्म हो गया है और मैं हूं साहिद सर। अगर आप किसी को कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप किसी को बात करने का मन करते हैं हमसे, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा यूट्यूब चैनल है Mr. Shahid.w, ठीक है। उसके बाद मेरा इंस्टाग्राम ID मेंशन किया गया है, आप उसमें हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल भी है, उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा।